कि मुझे बाहर से मोटिवेशन देना पड़ रहा है। ठीक है, ये मैं हूँ, ये मेरे दोस्त हैं। ठीक है, अब दोस्त कैसे है भाई, यार हमसे ना हो पाएगा, ठीक है, मेरे से जेईई नहीं होगा, ठीक है, ये तो बस महान लोग करते हैं, है कि नहीं। तो ऐसे बच्चों के लिए क्या चाहिए, मुझे बाहर से मोटिवेशन देना होगा। ठीक है, तो बस वही चीज़ हो रही है यहाँ पे। अब देखो, जब भी तुम ऐसे लिखोगे, राइट, ऐसे लिखोगे तो क्या करना है, जो इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन साथ में मल्टीप्लाई करना है। कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज हुआ, यहाँ पे +3 था, यहाँ पे 0 है, तो कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज हुआ, 3 इलेक्ट्रॉन डाले होंगे मैंने, राइट, तो इंटू में 3 कर दूंगा ये बात। अब जब भी गैस दिया होगा ना, तब हम कॉन्सेंट्रेशन की जगह पे यूज करेंगे प्रेशर, राइट। तो क्यों इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम कैसे यूज करेंगे, प्रेशर ऑफ H2। ये बात क्लियर हो रही है, राइट। तुम अगर H2 गैस यूज करोगे नो प्रॉब्लम, राइट, लेकिन उसका 1 मोलार ही यहाँ पे आने वाला है। क्यों? क्योंकि वेलकम स्टूडेंट्स, आई एम योर केमिस्ट्री टीचर फ्रॉम रिवॉल्यूशन बियॉन्ड एजुकेशन एंड आई एम हियर टू बूस्ट योर JEE Mains 2020 marks with some very important questions and tricks from the chapter electrochemistry. So without wasting time, let's start. So as the first question, a variable opposite external potential EXT is applied to this cell. सेल कौन सा है मेरे पास, ये रहा, ठीक है, और उसका पोटेंशियल कितना है, उसका पोटेंशियल है 1.1 V. When EXT is less than equal to 1.1 V and EXT is greater than 1.1 V respectively, electrons flow from, 4 ऑप्शंस दे दिए, एनोड टू कैथोड इन बोथ द केसेस। जब EXT मेरे पास लेस देन 1.1 V है और EXT ग्रेटर देन 1.1 V है, तो बोथ केसेस में एनोड टू कैथोड जाने वाले इलेक्ट्रॉन, या तो एनोड टू कैथोड इन फर्स्ट केस और कैथोड टू एनोड इन सेकंड केस, या तो कैथोड टू एनोड इन बोथ द केसेस। और लास्ट ऑप्शन क्या है, कैथोड टू एनोड एंड एनोड टू कैथोड। ठीक है, तो मुझे देखना है कैसे करेंगे हम। यार फर्स्ट चीज हमें समझनी जरूरी है कि कौन सी चीज ऑक्सीडाइज हो रही है और कौन सी चीज रिड्यूस हो रही है। तुम इतना चीज समझ लोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि इलेक्ट्रॉन कहां से कहां फ्लो हो रहा है, राइट। सो पहले सेल रिप्रेजेंटेशन पे आते हैं। अब देखो यार, ये जो होता है ना डबल लाइंस, ठीक है, डबल जो वर्टिकल लाइन होती है वो क्या डिनोट करती है, वो होती है हमारे पास सॉल्ट ब्रिज। अब सॉल्ट ब्रिज की अगर लेफ्ट साइड पे मैं बात करूं, ठीक है, तो सॉल्ट ब्रिज के लेफ्ट साइड पे मेरे पास वो चीज होगी जो पूरे सेल के अंदर ऑक्सीडाइज्ड हो रही होगी। ठीक है, ये मेरे पास सॉल्ट ब्रिज है, यहाँ पे मैं लिखूंगा ऑक्सीडाइज्ड जो चीज हो रही है वो, और राइट हैंड साइड में क्या लिखूंगा, राइट हैंड साइड में लिखूंगा जो चीज रिड्यूस्ड हो रही है। क्लियर हो रही है बात, ठीक है। अब यार यहाँ पे देखो, Zn पहले लिखा है, सबसे लेफ्ट में Zn लिखा है, फिर Zn के बाद एक वर्टिकल लाइन है और बाद में क्या है Zn2+, राइट। मतलब क्या हुआ होगा, मेरे पास ये एक कंटेनर है, इसमें एक स्ट्रिप है, कौन सी स्ट्रिप है, ये Zn की स्ट्रिप है। ठीक है, तो ये जो स्ट्रिप है ये मेरे पास है Zn की। अब हुआ क्या होगा, जब मैं इसको सर्किट पूरी कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है, तब क्या होगा, Zn जो है वो कन्वर्ट हो रहा होगा Zn2+ में, Zn जाएगा Zn2+ में। तो ये वर्टिकल लाइन क्या दिखाती है, ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, Zn गया Zn2+ में। क्लियर हो रही है बात, ठीक है। अब ये स्ट्रिप कहां पे रखी होगी, कंटेनर है, कंटेनर के अंदर होगा मेरे पास इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट कौन सा, जिसकी मैं स्ट्रिप ले रहा हूं ना उसी का इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए। ठीक है, अगर क्वेश्चन में ये नहीं दिया, ठीक है, तो फिर मेरे को एज्यूम करना पड़ेगा कि जो भी स्ट्रिप है उसी का इलेक्ट्रोलाइट होगा। तो मैंने लिया ZnSO4। वाई ZnSO4, क्योंकि ZnSO4 अगर फिर से आयन के फॉर्म में ब्रेक होता है तो किस में ब्रेक होगा, Zn2+ SO4 2-, राइट। तो Zn2+ आ रहा है ना इस कंपाउंड के अंदर, इसलिए मैंने ZnSO4 लिया है। इतनी बात क्लियर हो रही है, ठीक है। अब राइट हैंड साइड पे आते हैं, राइट हैंड साइड क्या है, Cu2+ ट्रांसफॉर्म्स टू Cu। ठीक है, मतलब अगर राइट, ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिखा है, राइट हैंड साइड में क्या लिखूंगा, वापस एक कंटेनर बना दूंगा, एक स्ट्रिप बना दूंगा। ठीक है, एक सॉल्यूशन होगा मेरे पास। बताओ ये स्ट्रिप किसकी होगी, ये स्ट्रिप मेरे पास होने वाली है कॉपर की। क्लियर हो रही है तुम्हें ये बात। अब इलेक्ट्रोलाइट किसका होगा, कॉपर की स्ट्रिप है तो कुछ कॉपर का ही होना चाहिए। CuSO4 ले रहा हूँ, CuSO4 क्यों, सेम रीजन, ब्रेक होगा तो Cu2+ SO4 2- में होने वाला, राइट। तो ये ब्रेक किस में होगा, Cu2+ SO4 2-, ऐसे ब्रेक होगा, राइट। अब क्या होगा, मैं इस स्ट्रिप को कनेक्ट कर रहा हूं एक एमिटर से और उसी को मैं दूसरी स्ट्रिप से कनेक्ट कर रहा हूं। इतनी बात क्लियर हो रही है हमें, ठीक है। अब ऊपर जा रहा है, एक रेजिस्टेंस होगा, राइट, और साथ में
मैं क्या कनेक्ट कर रहा हूँ, एक बैटरी। ये बात क्लियर हो रही है हमें? ठीक है, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास है बैटरी, राइट। लेकिन क्या ये चीज कंप्लीट हो गई है? ये अभी भी इनकम्प्लीट है। मुझे एक और चीज बनानी पड़ेगी जिसे मैं बोलूंगा सॉल्ट ब्रिज, राइट। ये मैंने बना दिया, यू शेप्ड है, ठीक है। इसको मैं क्या बोलूंगा, ये चीज मेरे पास क्या है, सॉल्ट ब्रिज, राइट। क्लियर हो रही है बात? अब यार बोलो कि सॉल्ट ब्रिज की जरूरत क्या थी, है ना, डाला ही क्यों? तो सॉल्ट ब्रिज करता क्या है, जब यहां से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे या तो यहां से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे, ठीक है, तब यहां से इलेक्ट्रॉन यहां पे तो जाएंगे, राइट। लेकिन यहां पे क्या होगा, आयंस का डिपोजिशन होने वाला है, ठीक है। तो ये जो चीज है ये क्या करेगी, सर्किट को कंप्लीट करेगी, ठीक है। यार तुम रहते हो घर में, हम इंडिया के गरीब लोग हैं, तो क्या रहेंगे, 4 दीवार के अंदर रहने वाले हैं। लेकिन मान लो यार घर बनाने के टाइम सिर्फ 3 दीवारें बनी है, तो क्या चलेगा, कोरोना दादा अंदर आ जाएंगे, है कि नहीं? तो 4 दीवारें चाहिए, कंप्लीट चीज चाहिए। तो बस वही चीज करनी है कि ये एक दीवार, ये दूसरी, तीसरी, तो चौथी भी चाहिए होगी, ठीक है, कनेक्ट करने के लिए। सॉल्ट ब्रिज क्या करता है, कंटिन्यूस मूवमेंट रखता है केमिकल रिएक्शन की, ताकि आयंस जो है वो एक्यूमुलेट ना हो, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो रही है हमें? अब देखो होगा क्या इसमें इलेक्ट्रॉन्स ट्रैवल कर सकते हैं कहां से, Zn टू कॉपर या तो कॉपर टू Zn, ओके। अब इस सेल का पोटेंशियल कितना दिया हुआ है, इस सेल का पोटेंशियल उसने दिया है 1.1 V, राइट। अब अगर Zn से इलेक्ट्रॉन कॉपर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, तो वो कब होगा, वो मेरे पास होने वाला है जब EXT लेस देन 1.1 V वोल्ट होगा। ऐसा क्यों? देखो Zn का जो SRP आता है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, पूरी सीरीज आती है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की, तो इसका जो पोटेंशियल आता है, वो जो पोटेंशियल है वो लेस देन कॉपर का है, ठीक है। मतलब इसकी जो वैल्यू है इस SRP में वो ज्यादा नेगेटिव है कंपेयर टू कॉपर, और जो ज्यादा नेगेटिव होगा वो उतनी जल्दी इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा, ठीक है। तो ये जो वाला जब केस होगा तब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स होंगे इस डायरेक्शन में, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे होंगे, राइट। क्लियर हो रही है बात? मतलब ऑक्सीडेशन कहां पर हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है Zn की साइड। क्यों? क्योंकि वहां से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, जहां से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो रही है, राइट। सो यहाँ पे क्या हो रहा होगा, मेरे पास इस साइड मेरे पास हो रहा होगा ऑक्सीडेशन, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, जहां पे जा रहे हैं उसे वहां पे क्या हो रहा होगा, वहां पे हो रहा होगा रिडक्शन, राइट। अब जहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है, उस चीज को हम बोलते हैं एनोड, ठीक है, उस जगह को हम बोलते हैं एनोड, राइट। और जहां पे रिडक्शन होता है उसको हम बोलते हैं कैथोड। ये बात क्लियर हो रही है, राइट, ठीक है। अब जब भी ऑक्सीडेशन होगा ना, तब क्या होगा, Zn की स्ट्रिप से निकल रहे इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, एक Zn एटॉम के लिए 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, क्योंकि किस में जा रहे हैं भाई, Zn जाएगा Zn2+ में, है ना। तो 2+ में कब आएगा, जब 2 इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा होगा, राइट। तो क्या आ जाएगा मेरे पास, Zn gives Zn2+ plus 2 इलेक्ट्रॉन। ये बात क्लियर हो रही है? ये रिएक्शन कहां पे होगी, एनोड पे। तो कैथोड पे क्या होगा, कैथोड पे होगा Cu2+ plus 2 इलेक्ट्रॉन gives Cu। इतनी बात क्लियर हो रही है, ठीक है। जो भी आयंस है तुम्हारे, ये होंगे एक्वेस फॉर्म में, और ये जो है ये तुम्हारे पास होने वाले हैं सॉलिड फॉर्म में। ये बात क्लियर हो रही है? मतलब क्या होगा, यहां से इलेक्ट्रॉन गए, Zn जो है वो आयंस के फॉर्म में कन्वर्ट हुआ। आयंस के फॉर्म में स्टेबल कब होगा, जब सॉल्यूशन में गया होगा, राइट। तो Zn स्ट्रिप से डिसॉल्व होने वाला है सॉल्यूशन के अंदर। यहां पे क्या होगा, डिसॉल्व हो जाएगा, Zn जो है वो डिसॉल्व होगा, स्ट्रिप से जाएगा सॉल्यूशन में। और यहाँ पे क्या हो रहा है, जो आयंस है Cu2+ है वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं और वो कॉपर में कन्वर्ट हो रहे हैं, सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो सॉल्यूशन में जो Cu2+ होंगे वो इलेक्ट्रॉन्स एब्जॉर्ब करेंगे और वो जाएंगे कॉपर स्ट्रिप की तरफ। ये बात क्लियर हो रही है हम, ठीक है। तो एनोड पे क्या हुआ, डिसॉल्व हो गया Zn, और कैथोड पे डिपोजिट हुआ कॉपर। क्लियर है? तो बताओ इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहां पर है, एनोड से कैथोड की तरफ। कब, जब मेरे पास EXT इज लेस देन 1.1 वोल्ट। क्लियर हो रही है बात? तो यार फर्स्ट केस क्या है, EXT इक्वल्स लेस देन 1.1 वोल्ट। तो कहां से कहां जा रहा है, एनोड टू कैथोड, राइट। तो मेरे पास ये ऑप्शन हो सकता है, ये ऑप्शन हो सकता है, ये ऑप्शन बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि फर्स्ट केस में क्या है, कैथोड टू एनोड, राइट। तो ये क्लियर, ये और लास्ट ऑप्शन होगा क्या, कैथोड टू एनोड, यहाँ पे भी है। तो ये 2 ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं है, राइट।
तो बच गए ये दो ऑप्शन। अब इसके लिए मैं क्या करूंगा, केस को मैं कर दूंगा उल्टा, ठीक है। ठीक है, तो असल में यहां पर हो क्या रहा है, फर्स्ट केस में क्या हो रहा है, फर्स्ट केस में मान लो यार कि ये तुम हो, ठीक है, ये जो दो कंटेनर मैंने बनाया उसे मैं एक यूनिट मान के बता रहा हूं कि ये तुम हो, ठीक है, और ये जो बैटरी है ये क्या है, मेरे पास मोटिवेशन है, ठीक है। तो यार तुम्हें हो रही है तीव्र अभिलाषा, ठीक है, अंदर से इतनी केमिकल रिएक्शन निकल रही है कि कुछ भी हो जाए मैं जेईई मेंस फोड़ूंगा, ठीक है। तो मतलब तुम्हें बाहर से पोटेंशियल क्या तो बोल दो यार, बाहर से मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है। तो ये तुम हो 1.1V वाले, तुम्हारे अंदर केमिकल कितनी रिएक्शन हो रही है, तो बोल रहे हो कि 1.1V पोटेंशियल प्रोड्यूस हो जाए, उतनी केमिकल रिएक्शन हो रही है, ठीक है। तो तुम्हें बाहर से किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। जितनी चाहिए जेईई क्रैक करने के लिए, फोड़ने के लिए, उतना तुम्हारे अंदर से ही इतनी इच्छा हो रही है कि मैं इतनी मेहनत कर दूंगा, ठीक है। लेकिन उसी की जगह पे अगर मैं दूसरा केस ले रहा हूं, तो दूसरे केस में क्या है कि मुझे बाहर से मोटिवेशन देना पड़ रहा है, ठीक है। ये मैं हूं, ये मेरे दोस्त हैं, ठीक है। अब दोस्त कैसे है भाई, यार हमसे ना हो पाएगा, ठीक है, मेरे से जेईई नहीं होगा, ठीक है, ये तो बस मान लोग करते हैं, है कि नहीं। तो ऐसे बच्चों के लिए क्या चाहिए, मुझे बाहर से मोटिवेशन देना होगा, ठीक है। तो बस वही चीज हो रही है यहाँ पे, क्या, जब पहला केस है तब तुम्हें बाहर से एनर्जी देने की जरूरत नहीं है, ठीक है, खुद ब खुद रिएक्शन हो रही है, और उस रिएक्शन के आउटकम से तुम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हो, ठीक है, राइट। तो फर्स्ट केस में मेरे पास क्या हो रहा है, फर्स्ट केस में केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और ऐसे सेल जहां पर केमिकल एनर्जी, ठीक है, रिएक्शन जो हो रही है, ठीक है, तुम्हारे अंदर से जो रिएक्शन हो रही है उसके कारण बाहर सबको मोटिवेशन मिल रहा है, राइट। तो वैसे सेल को मैं बोलूंगा गैल्वेनिक सेल, कि केमिकल रिएक्शंस हुई, ठीक है, वहां से कुछ पोटेंशियल प्रोड्यूस हुआ, उस पोटेंशियल को मैं कन्वर्ट कर रहा हूं किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो ऐसे सेल को मैं बोलूंगा गैल्वेनिक सेल। अब गैल्वेनिक सेल में अगर तुमने एनोड बनाया है जिंक का और कैथोड बनाया है कॉपर का, तब वो सेल क्या बन जाएगा, तब वो बन जाता है डैनियल सेल, राइट। क्लियर हो रही है बात, ठीक है। तो गैल्वेनिक सेल एक जनरल टर्म है। अब उसमें अगर एनोड जिंक हो जाता है और कैथोड कॉपर हो जाता है, राइट, तो उस सेल को मैं बोलूंगा डैनियल सेल। ये तुमने रेडॉक्स रिएक्शन में पढ़ा होगा, ठीक है। अब इसी का मैं उल्टा कर दूं तो मतलब सेकंड केस में क्या हो रहा है, बाहर से मैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहा हूं, तब जाके केमिकल रिएक्शन हो रही है, ठीक है। मतलब यार एक बच्चा पड़ा हुआ है कोरोना में, ठीक है, कि यार ये मुझसे नहीं होने वाला, राइट, कुछ हुआ नहीं है, फिर भी वो पड़ा रहेगा, तो उसके लिए बाहर से मोटिवेशन चाहिए थी, तो बाहर से मोटिवेशन मिला, तब जाके अंदर उसके केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हुई कि भाई जेईई तो मैं फोड़ने वाला हूँ, राइट। तो वैसे केस में क्या होगा, वैसे केस में बाहर से इलेक्ट्रिकल एनर्जी आई, बाहर से मोटिवेशन आया, उसके कारण क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन में कन्वर्जन हो रहा है। तो इसका ही उल्टा केस क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है केमिकल में। तो ये क्या है, ये मेरे पास होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। क्लियर हो रही है बात, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में होता क्या है, जो गैल्वेनिक सेल में हुआ ना उसका बिल्कुल उल्टा है, राइट। तो क्या होगा, अब इलेक्ट्रॉन्स कहां से निकलेंगे, अब इलेक्ट्रॉन निकलेंगे कॉपर की साइड से, ये इलेक्ट्रॉन निकले और यहां पर आएंगे, मतलब अब ये जो डिसॉल्व हो रहा था ये होगा डिपॉजिट, और ये जो डिपॉजिट हो रहा था ये होगा डिसॉल्व। क्लियर हो रही है तुम्हें बात, ठीक है। फिर क्या होने वाला है, इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जा रहा है भाई, अब कैथोड टू एनोड। क्लियर हो रही है बात, राइट। तो बताओ मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, तब मेरे पास आंसर होगा एनोड टू कैथोड इन बोथ द केसेस, तो गलत हो गया, राइट। क्या हो जाएगा, एनोड टू कैथोड इन फर्स्ट केस एंड कैथोड टू एनोड इन सेकंड केस। अब यहां पर ऑप्शन ऐसे है इसलिए मैं तुम्हें ऐसे बता रहा हूं, वरना असल में होता क्या है, जब ये केस आता है ना तब कैथोड ये बन जाता है और एनोड ये बन जाता है, मतलब कैथोड में यहाँ पे लिखूंगा, एनोड में यहाँ पे लिखूंगा, राइट। लेकिन क्योंकि ऑप्शन में ऐसा कुछ नहीं है इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर हो रही है बात, ठीक है। तो यार इतने में मैंने तुम्हें 1/3 चैप्टर समझा दिया, राइट यार। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले यार ये नोट लिख दो, ठीक है, सारे फॉर्मूलेज तुम्हें काम आने वाले हैं, ठीक है। तो पहला क्या है, ई सेल इक्वल्स टू ई आर माइनस ई एल, आर मतलब राइट, ठीक है। तुम्हारे पास दो सेल थे, ये राइट वाला पार्ट है भाई, ये लेफ्ट वाला है, तो इसका जो भी पोटेंशियल होगा वो हम किससे डिनोट करने वाले हैं, ई ऑफ एल, राइट। और इसका जो होगा उसे हम किससे डिनोट करेंगे, ई ऑफ आर।
अब मुझे पूरे सेल का पोटेंशियल निकालना है। ये 1.1V जो था, राइट, 1.1V जो था वो मेरे पास कैसा आया होगा, ER माइनस EL, ठीक है, ER माइनस EL किया होगा, तब मुझे कुछ सेल का पोटेंशियल मिला होगा, राइट। अब यार बात करते हैं स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल की, ठीक है। स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ सेल क्या आएगा, मान लो यार इसमें जो कॉन्सेंट्रेशन है ये हो गया 1 मोलार और इसमें जो कॉन्सेंट्रेशन है वो भी हो गया 1 मोलार। तो जितने भी तुम्हारे पास सेल में चीजें हैं उनका कॉन्सेंट्रेशन अगर 1 मोलार हो जाता है तो क्या होगा, तो तुम्हारे पास पोटेंशियल जो आएगा, राइट, इक्वेशन सेम है ER माइनस EL, तब तुम्हारे पास जो पोटेंशियल आएगा वो तुम्हारे पास होगा E नॉट सेल, राइट। तब इसका जो पोटेंशियल होगा वो होगा E नॉट L, इसका होगा E नॉट R, ठीक है। तो E नॉट R माइनस E नॉट L तो आ जाएगा E नॉट सेल। अब ये जो इक्वेशन ये क्या है, नन्स इक्वेशन। अब नन्स इक्वेशन हमें रट लेनी है, ठीक है। क्वेश्चंस अगर आएंगे तो यहाँ से आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो इस इक्वेशन में अगर मैं टेम्परेचर की वैल्यू डाल दूं, ठीक है, T जो है मेरे पास इसकी वैल्यू मैं डाल दूं अगर 298 केल्विन, फिर R मेरे पास कांस्टेंट है 2.303 भी कांस्टेंट है, F भी कांस्टेंट है, राइट। तो इन सबका कांस्टेंट अगर मैं सॉल्व करता हूं तो मुझे मिलेगा 0.0591, क्लियर हो रही है बात। और n तो रिएक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। n क्या है मेरे पास, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे थे, Zn से Zn2 प्लस में गया, कितने इलेक्ट्रॉन गए, 2 इलेक्ट्रॉन, राइट। सो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ गए होंगे तो n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू हो गई 2, क्लियर हो रही है बात। फिर देखो यार अगर तुम्हें बोल दे कि इक्विलिब्रियम है, रिएक्शन जो है वो इक्विलिब्रियम में, तो इक्विलिब्रियम के टाइम पे ये रिएक्शन हो जाती है, तुम्हें बोलेंगे कि K की वैल्यू ढूंढो, राइट। इक्विलिब्रियम के टाइम पे Q क्या बन जाएगा, K, राइट। और E सेल जो होता है वो 0 हो जाता है, लिख देते हैं ना, E सेल क्या हो जाएगा 0 और Q इक्वल्स टू K एट इक्विलिब्रियम, क्लियर हो रही है बात, ठीक है। तो यार ये सारी इक्वेशन हमें रट लेनी है। अब एक चीज मैंने यहाँ पे लिख के रखी है, क्या है, ऑर्डर ऑफ डिस्चार्जिंग एट कैथोड, मतलब ये तुम्हारा कैथोड था, राइट। अब यहाँ पे कॉपर है, मान लो यार कोई दूसरा एलिमेंट है, मैं ले रहा हूँ एल्यूमिनियम, राइट। तो यहाँ पे मैंने एल्यूमिनियम रखा हुआ है, तो बताओ कॉपर पहले डिपॉजिट होगा या एल्यूमिनियम पहले डिपॉजिट होगा। इसमें कॉपर भी है एल्यूमिनियम भी है, दोनों के बीच में रेस चल रही है, बताओ कौन जीतेगा। तो वो हेल्प कैसे करेंगे, वो हेल्प हमें इस सीरीज से मिलने वाली है, राइट, ठीक है। ये सीरीज मेरे पास बनी कैसे होगी, ये बनी होगी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के हेल्प से, राइट। वो क्या है वहां पे हम नहीं जा रहे हैं, ठीक है, ये हमें याद कर लेनी है, ठीक है। मतलब अगर तुमसे बोल दे कि बताओ Fe और एल्यूमिनियम में फटाफट डिपॉजिट कौन होने वाला है, तो आयरन पहले होगा, क्लियर हो रही है बात, ठीक है। अब यार ये सीरीज याद रखना थोड़ी हार्ड है, इसलिए मैंने तुम्हें ट्रिक बताई है, क्या है, कालिया, कैरेट नहीं, मैगी, आलू, जोमेटो, फिर हेलीकॉप्टर, चांदी, सोना, ठीक है। मेरे लिए खाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, सोना चांदी आ जाएगा, समझ रहे हो। तो ये ट्रिक है तुम इजीली याद रखने के लिए। अब वही चीज मैं बोलूँ एनोड पे, एनोड ये रहा मेरे पास, एनोड पे डिपॉजिट कौन सी चीज होने वाली है जल्दी, ठीक है। तो उसके लिए ये चीज है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से ही मेजॉरिटी क्वेश्चन आते हैं, इसके बाहर आने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो क्या है मेरे पास, सल्फेट, हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है। तो मैंने यार कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, सुन ओ चाइना बड़ा इंडिया, ठीक है। चाइना में बहुत चैलेंज कर रहा है अभी, तो हम बोल रहे हैं भाई इंडिया भी बड़ा है, ठीक है, पंगा मत ले, क्लियर हो रही है बात। तो ये रही ट्रिक, हमें सब चीजें याद कर लेनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सो क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट, गिवन E नॉट Cl2 to Cl minus 1.36 volt, A नॉट Cr3 plus to Cr minus 0.74 volt, E नॉट Cr2 O72 minus to Cr3 plus 1.33 volt, and E नॉट MnO4 minus to Mn2 plus is 1.15 volt, right? मुझे क्या फाइंड करना है, among the following the strongest reducing agent is, फिर 4 ऑप्शन दे रखे हैं, राइट। अब यार ये जो क्वेश्चन है ना काफी इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि यार ये आया हुआ है जेई मेंस 2013 में और 2017 में, और अच्छी बात ये है कि ये जो डेटा था वो भी सेम था, यही 4 चीज आई थी, लेकिन फर्क क्या था, 2013 में उसने पूछा स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट बताओ, और 2017 में उसने पूछा स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताओ, ठीक है। तो मैं तुम्हें दोनों इसी क्वेश्चन में बता दूंगा। तो कैसे अप्रोच करते इस क्वेश्चन को, देखो सबसे पहले चीज हम ये देखेंगे कि ई नॉट के बाद जो भी चीज दी है वो क्या रिड्यूस्ड हो रही है, राइट। सपोज मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पे क्या, यहाँ पर है Cl2 से Cl माइनस,
राइट। यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है Cl2 का, Cl2 का ऑक्सीडेशन स्टेट हमें पता है 0 होगा, राइट। अब जब वो प्रोडक्ट की साइड आया तब उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो गया Cl माइनस, राइट। 2 बने होंगे मेरे पास, तो Cl माइनस बन गया। तो बताओ भाई 0 था -1 हो गया, कब आएगा, मैं 0 हूँ, मेरे पास कुछ नेगेटिव चीज आ गई तो मैं नेगेटिव बन जाऊंगा, है कि नहीं। तो भाई 0 के अंदर नेगेटिव चीज डालने मतलब एक इलेक्ट्रॉन डालना है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है, तो 0 से -1 मतलब एक इलेक्ट्रॉन का गेन, एक इलेक्ट्रॉन का गेन मतलब क्या होगा, रिड्यूस हुआ, इलेक्ट्रॉन हमने डाले हैं तो रिड्यूस हुआ, ठीक है। तो ये जो चीज है ये रिड्यूस हो रही है, ओके नो प्रॉब्लम, ठीक है। फिर यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे क्या है Cr3+2 Cr 3+ है, यहाँ पे क्या हो गया 0, कब हुआ होगा, मेरे पास +3 है, मेरे पास नेट लास्ट में आ रहा है 0, तो बताओ कब हुआ होगा, जब मैंने -3 ऐड किया होगा। -3 कब ऐड होगा, जब 3 इलेक्ट्रॉन डाले होंगे, पहला इलेक्ट्रॉन तो +2 होगा, दूसरा डालूंगा तो +1 हो जाएगा, और एक और डालूंगा तो 0 हो जाएगा, समझो यार बात। तो यहाँ पे क्या हुआ, मैंने 3 इलेक्ट्रॉन डाले थे, 3 इलेक्ट्रॉन डाले मतलब रिड्यूस किया था, रिड्यूस मतलब ठीक है, ये भी कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर यहाँ पे आता है, ये क्या चीज़ है, Cr2O7 2- gives Cr3+, बताओ इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, आता है तुम्हें, ठीक है। कैसे निकालते हैं हम, क्रोमियम का निकालना है, ठीक है, सेंट्रल मेटल का निकालते हैं तो उसका x ले लेंगे, 2 क्रोमियम है तो 2x ले लेंगे, फिर +7, ऑक्सीजन का कितना होता है जनरली -2, तो 7 × -2, ठीक है, -2 एक ऑक्सीजन का 7 है इसलिए 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, इक्वल्स टू क्या करूंगा, अगर कोई चार्ज नहीं है तो 0 करूंगा, लेकिन यहाँ पे -2 है तो क्या जाएगा मेरे पास 2-, ठीक है, -2 आएगा, राइट। तो अब क्या करेंगे, 7 × 2 = -14, उस साइड भेज दूंगा तो 2x = -2 + 14 चल रहा है, ये 12, 2x, x क्या आ गया मेरे पास 6 के इक्वल, ये बात क्लियर हो रही है हमें, ठीक है। तो भाई यहाँ पर क्रोमियम का कितना है +6 है, और इस साइड पहुंचते पहुंचते कितना हो गया +3, +6 में से +3 में चला गया, कब होगा, 3 इलेक्ट्रॉन डाले होंगे तब, तो ये भी रिड्यूस हो रहा है, राइट। अब ये भी रिड्यूस ही हो रहा होगा, तुम चेक कर सकते हो, राइट। तो अगर सारे ही रिड्यूस्ड हो रहे हैं तब जो ये जो चीजें हैं, ये चीजें जो पोटेंशियल है उसको देख के मैं डायरेक्ट बोल दूंगा कि ये रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होगा, स्ट्रॉन्गेस्ट, और स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कैसे होगा, राइट। तो यार बताओ क्या फाइंड करना है, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट मुझे को ढूंढना है। तो एक चीज यार दिमाग में बिठा लो, लोअर इज द E0, ठीक है, और SRP मतलब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, मतलब यही चीज, ठीक है, हायर और गुड विल बी रिड्यूसिंग एजेंट, क्लियर हो रही है बात, ठीक है। तो ये एक चीज हो गई, और दूसरी क्या है, हायर इज द E0 और ESRP stronger will be the oxidizing agent, ठीक है। अगर हाई है वैल्यू, ठीक है, इसकी वैल्यू अगर हाई है, इन दोनों में ज्यादा हाई कौन है, ये, तो इन दोनों में ये अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, राइट, इसके कंपेयर में ये अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो जितना हाई होगा उतनी उसकी ऑक्सीडाइज करने की एबिलिटी ज्यादा है, मतलब वो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने वाला है। लेकिन दूसरी साइड अगर मैं बोलूं जितना कम होगा वो उतना ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा, ठीक है, मतलब ज्यादा नेगेटिव वाला है कोई तो वो ज्यादा रिड्यूसिंग एजेंट होगा कंपेयर टू जो उससे कम नेगेटिव है या तो जो पॉजिटिव में है, क्लियर हो रही है बात। तो मुझे क्या पूछा, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, राइट। तो मैं क्या देखूंगा, सबसे कम वैल्यू किसकी है, जिसकी वैल्यू सबसे कम होगी वो ज्यादा रिड्यूसिंग होने वाला है। तो ये 1.36, ये है -0.74, ये 1.3 थी और वो है 1.15। बताओ सबसे ज्यादा छोटी वैल्यू किसकी है, सबसे ज्यादा छोटी वैल्यू इस चीज की है, राइट। तो तुम्हें बताने यार, यहाँ पे क्रोमियम भी है, क्रोमियम 3+ भी है, अब यहाँ पर भी क्रोमियम 3+ भी है और क्रोमियम भी है। तो तुम्हें बताना है भाई कौन से वाले ऑप्शन पे हम टिक करेंगे, जो बाद में है ना स्लैश के बाद में, तुम उस पर टिक करोगे, ठीक है। तो क्या है मेरे पास क्रोमियम में Cr, तो ये आया मेरा हमारा आंसर, क्लियर हो रही है बात, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे कुछ और चीज लिखी हुई होती, जैसे कि यहाँ पे क्या है Cr3+ आगे है, मैं इसको कट कर रहा हूँ और Cr3+ पीछे लगा रहा हूँ, और आगे क्रोमियम था वो आगे आ गया,
ठीक है, तो उसका पोटेंशियल मुझे दिया है 0.74 वोल्ट दिया हुआ है। तो मैं क्या करूंगा, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम क्या देंगे, क्या सभी रिड्यूस्ड हो रहे हैं, ठीक है, ऐसा क्यों, तब मैं ESRP की बात कर पाऊंगा, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है, रिडक्शन होगा उसकी पोटेंशियल की बात करेंगे हम, ठीक है। तो बताओ यहाँ पे क्या हो रहा है, क्रोमियम था, क्रोमियम 3+ में गया, कब हुआ होगा, इसका बिल्कुल ऑपोजिट केस है। ये कब हुआ होगा, जब 3 इलेक्ट्रॉन डाले होंगे, ये कब हुआ होगा, जब इलेक्ट्रॉन मैंने 3 निकाले होंगे, मतलब ऑक्सीडाइज किया होगा। तो ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल से हम ये नहीं बताएंगे स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग कौन सा है, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग कौन सा है। ये ट्रिक कब आएगी, जब मेरे पास बात कर रहा हूं मैं ESRP की, ठीक है। तो हमें एक चीज ध्यान रखनी है हमेशा कि जो भी स्पीसीज तुम्हें दी है वो रिड्यूस्ड होनी चाहिए, ठीक है, रिड्यूस हो रही है, जो पहले हो रही है उसका ऑक्सीडाइजिंग स्टेट जो है वो ज्यादा होना चाहिए कंपेयर टू जो बाद में उसका, ठीक है। जैसे यहाँ पे +3 था, बाद में उससे कम आ गया, क्लियर हो रही है बात, ठीक है। तो अगर ऐसी कोई चीज है कि पहले ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग स्टेट, पहले कम ऑक्सीडाइजिंग स्टेट वाला है और बाद में ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग स्टेट वाला है, जैसे यहाँ पे 0 था, यहाँ पे +3 है, तो मैं क्या करूंगा, सिंपली कुछ नहीं करना है, बस उल्टा कर देना है। यहाँ पे मैं 3+ वापस डाल दूंगा, यहाँ पे तो 0 ही है, और जो पोटेंशियल दिया था उसके आगे नेगेटिव लगा दो, सिंपल, क्लियर हो रही है बात। फिर तुम सॉल्व करो, फिर ये ट्रिक वैलिड हो जाएगी, क्लियर हो रही है बात। लेकिन अगर उल्टा है तब इस ट्रिक से सॉल्व करने जाओगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। अब इसी में बोल दे कि स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट निकालो, तो क्या आएगा, सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी है, इसकी है, राइट। तो ये वाला मेरे पास स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, मतलब ये, क्लियर हो रही है बात, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, इसलिए इतना प्रेशर दे रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। There is the next question. Resistance of 0.2 molar solution of an electrolyte is 50 ohm. The specific conductance of the solution is 1.4 into 10 raised to minus same in centimeter inverse if the resistance of 0.4 molar solution of the same electrolyte is 280 ohm. Its molar conductivity is, मतलब क्या किया, सेम इलेक्ट्रोलाइट रखा है, ठीक है, और उसके दो केस ले लिया, ये पहला केस, ये दूसरा केस, दोनों में इलेक्ट्रोलाइट सेम है और दोनों का कॉन्सेंट्रेशन भी अलग अलग है, राइट। सो पहले केस में क्या है, पहले केस में मुझे दिया है रेजिस्टेंस, मुझे दे रखा है कितना, 50 ओम, राइट। कॉन्सेंट्रेशन कितना है, कॉन्सेंट्रेशन या तो मोलैरिटी कितना हो गया, 0.2 मोलर, ठीक है। और मुझे K कितना दिया हुआ है, K मतलब स्पेसिफिक कंडक्टेंस, ठीक है, या तो कंडक्टिविटी बोल दो, कितना दिया है, 1.4 into 10 raised to -2 सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स, राइट। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं फॉर्मूला लगा रहा हूँ K = Gg स्टार, राइट। क्यों निकाला है वो तुम्हें अभी पता चल जाएगा। तो अभी क्या कर रहे हैं, K की जगह पे ये रख दूंगा मैं, 1.4 into 10 raised to -2 = G क्या होता है मेरे पास, G होता है मेरे पास 1/R, राइट। कंडक्टेंस क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, तो 1/R1 आ जाएगा यहाँ पे, और G स्टार एज इट इज, ठीक है। तो यही फॉर्मूला की हिंट कहाँ से मिल रही है मुझे मिल रही है कि रेजिस्टेंस दिया हुआ है और मुझे निकालना क्या है, मोलार कंडक्टिविटी। तो K × 1000 डिवाइड बाय मोलारिटी क्या आएगा, 7 सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये आने वाला है, राइट। तो मुझे ये पता है, राइट, 0.4 है, मुझे K की वैल्यू नहीं पता है, मुझे केस 2 के लिए K की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तब मैं मोलार कंडक्टिविटी की बात कर पाऊंगा। तो ये निकालने के लिए मैं ये निकाल रहा हूँ। बताओ R1 की वैल्यू क्या है, R1 की वैल्यू है 50, अब 50 को मैं इस साइड भेजता हूँ तो क्या आ जाएगा, कुछ 70 × 10 raised to -2 = G स्टार, ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई। अब यहाँ पर मैं सेम फॉर्मूला लगा रहा हूँ, K = Gg स्टार, लेकिन वैल्यूज इस बार अलग होगी, ठीक है। ये K की वैल्यू तो हमें निकालनी है, तो बताओ G क्या आएगा, G आएगा 1/R, और G स्टार हमने अभी निकाला, क्या आया, 70 × 10 raised to -2, R क्या है इस केस में, R2 हो जाएगा, कितना है, if the resistance of 0.4 molar solution of the same electrolyte is 280 ohm, तो यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, 280 रख दूंगा, राइट। तो ये कुछ आने वाला है 1/4 into 10 raised to -2 K, ठीक है, क्लियर हो रही है बात। तो बताओ मुझे निकालना क्या है ये, तो मैं K को इसमें रख दूंगा, तो मोलार कंडक्टिविटी = 1/4 into 1000 डिवाइडेड बाय 0.4, राइट। यूनिट क्या आएगी, सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कुछ आएगा 6.25 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स,
राइट लेकिन हमारे पास ऑप्शन किस में, हमारे पास ऑप्शन सारे मीटर्स के अंदर है, तो मैं इसको कन्वर्ट करूंगा मीटर्स के अंदर। बताओ सेंटीमीटर स्क्वायर है यहाँ पे, मतलब क्या होगा, मतलब होगा सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर। अभी सेंटीमीटर को मुझे मीटर में कन्वर्ट करना है, कैसे करूंगा, सेंटीमीटर बड़ा है या मीटर, ठीक है मीटर बड़ा है तो मैं क्या करूंगा, डिवाइड करूंगा किससे, 100 से। हमें पता है 1 सेंटीमीटर मतलब क्या होता है 100 मीटर। तो बताओ 1 मीटर कितना होगा, 1/100 सेंटीमीटर। तो इस 1 cm को मैं क्या कर दूंगा 1/100, दूसरा तो उसको भी क्या कर दूंगा 1/100। तो ये कितना हो गया 10⁻⁻⁴, राइट। तो आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा 6.25 इंटू 10⁻⁻⁴ सीमेन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये बात क्लियर हो रही है हमें, ठीक है। तो ये रहा हमारा आंसर, राइट। सो कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्लियर हो रही है बात। तो ये सारे फॉर्मूले यूज कर रहे हैं हमने, ये सारे रट लेने हैं, ठीक है। ये और बेसिक्स फॉर्मूले तुम्हें पता होंगे, आर इक्वल्स टू रो एल बाई ए, फिर क्या आएगा जी इक्वल्स टू के ए बाई एल, राइट। ये सारे फॉर्मूला हमें रट लेने हैं। सो इज द नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन E naught Fe 3 plus 2 Fe is minus 0.036 volt. E naught Fe 2 plus 2 Fe is minus 0.439 volt. The value of standard electrode potential for the change Fe 3 plus to Fe 2 plus will be. मतलब मुझे करना क्या है, मुझे निकालना है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है E naught मुझे निकालना है फॉर दिस रिएक्शन Fe 3 plus to Fe 2 plus। तो इस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करते हैं यार, देखो पहली चीज मुझे क्या दी है Fe 3 plus 2 Fe, तो मैं लिख लेता हूं Fe 3 plus 2 Fe, राइट। अब 3 प्लस से Fe यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा 0 होगा, राइट। तो 3 प्लस से 0 कब जाएगा, जब मैं 3 इलेक्ट्रॉन डालूंगा, राइट। इसका पोटेंशियल कितना है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मुझे दिया है माइनस 0.036 वोल्ट। इतनी बात क्लियर हो रही है हम। फिर क्या है मेरे पास Fe 2 plus 2 Fe, राइट। तो Fe 2 plus मैंने 2 इलेक्ट्रॉन डाले होंगे तब मेरे पास मिले होंगे Fe, राइट। उसका पोटेंशियल क्या है E नॉट कितना दिया है माइनस 0.439 वोल्ट। इतनी बात क्लियर हो रही है, ठीक है। मुझे फाइंड क्या करना है Fe 3 plus to Fe 2 plus जा रहा है तब, तो Fe 3 plus, राइट, मैं इलेक्ट्रॉन में डाल रहा हूं और मुझे मिल रहा है Fe 2 plus। इसका मुझे क्या फाइंड करना है E नॉट कितना आएगा, ओके। सो लेट्स से ये x है, राइट। मुझे नहीं पता, मैंने x एज्यूम कर लिया। तो करना क्या है, मेरे पास Fe 3 plus दिया हुआ है, Fe 2 plus दिया हुआ है और Fe दिया हुआ है। अब Fe 3 plus से Fe में जाने के लिए क्या पोटेंशियल दिया है माइनस 0.036V। तो इन दोनों को मैं कनेक्ट कर दूंगा, पोटेंशियल कितना है माइनस 0.036 वोल्ट, राइट। अब देखो जब भी तुम ऐसे लिखोगे, राइट, ऐसे लिखोगे तो क्या करना है, जो इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन साथ में मल्टीप्लाई करना है। कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज हुआ, यहाँ पे +3 था, यहाँ पे 0 है, तो कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज हुआ, 3 इलेक्ट्रॉन डाले होंगे मैंने, राइट। तो इनटू में 3 कर दूंगा। ये बात क्लियर हो रही है हमें। अब ये क्यों करते हैं, वो काफी अलग सा कॉन्सेप्ट है, राइट। तो हम वहां पे नहीं जाएंगे, बस मान लो यार पोटेंशियल होगा, उसके साथ हम इलेक्ट्रॉन जो भी चेंज हुए हैं वो हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब बताओ Fe 2 plus से Fe में जाने के लिए क्या पोटेंशियल दिया हुआ है, वो मुझे दिया है माइनस 0.439। तो यहाँ पे मैं रख दूंगा माइनस 0.439 वोल्ट, राइट। कितना इलेक्ट्रॉन का चेंज है, +2 से 0, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन डाले होंगे तो इंटू कर दूंगा 2, राइट। मुझे फाइंड क्या करना है Fe 3 plus से Fe 2 plus। तो Fe 3 plus से Fe 2 plus का कुछ पोटेंशियल मैं x मान लेता हूँ, राइट। मैंने x माना हुआ है और साथ में मल्टीप्लाई क्या करूंगा, इलेक्ट्रॉन का जो चेंज हो रहा है वो कितना चेंज हो रहा है +3 से +2, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन क्या हुआ होगा, डाला होगा मैंने, तो इंटू 1 कर दूंगा मैं। ये बात क्लियर हो रही है। अब सिंपल मैक्स लगाना है, कैसे, ये, राइट, ये प्लस ये इज इक्वल टू ये, है कि नहीं। तो क्या आ जाएगा 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू माइनस 0.439 वोल्ट is equals to 3 into minus 0.036। इतनी बात हमें क्लियर हो रही है, राइट। बताओ आगे क्या करेंगे, x को यहां पे रखूंगा मैं, इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 3 इंटू माइनस 0.036V प्लस 2 इंटू 0.439 वोल्ट,
राइट। तो ये प्लस माइनस माइनस हो रहा था इसलिए इस साइड भेजा तो प्लस हो गया। इतनी बात क्लियर हो रही है हमें, राइट। अब यहाँ पे इंटू क्या 1 तो चल ही रहा है। अब x क्या आ जाएगा मेरे पास 3 इंटू माइनस 0.036V प्लस 2 0.439 वोल्ट डिवाइडेड बाय 1, राइट। तो x मेरे पास यहाँ से कुछ आएगा 0.770 वोल्ट, ठीक है, काउंट करके देख सकते हो। तो आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा, ये वाला, राइट। क्लियर हो रही है बात, तो कैसे करना है। So here's the next question. The reduction potential of hydrogen half cell will be negative if the pressure of H2 is 2 atm and concentration of H plus is 1 molar. वैसे ही 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, सब में प्रेशर ऑफ H2 है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस है, अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रेशर से 4 ऑप्शंस बने हुए हैं। तो जब भी यार कॉन्सेंट्रेशन दिया हो या तो प्रेशर दिया हो तो दिमाग में एक चीज स्ट्राइक होनी चाहिए कि क्या ये नॉन इक्वेशन से सॉल्व हो रहा है, राइट। तो नॉन इक्वेशन क्या थी मेरे पास, E सेल इक्वल्स टू E नॉट सेल माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई n log Q, राइट। अब यार तुमने पढ़ रखा होगा जब भी हाइड्रोजन हाफ सेल की हम बात करते हैं मतलब SHE करके कुछ तुमने पढ़ा होगा, लाइक स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, उसका E नॉट क्या आता है, E नॉट हम रेफरेंस के तौर पे यूज करते हैं, हमने यूज क्या किया है 0 वोल्ट, राइट। SHE जो होता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, उसका हम E नॉट एज्यूम करके रखते हैं 0 वोल्ट, राइट, एक रेफरेंस के जैसे। तो E नॉट क्या बन गया मेरे पास 0, तो माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई n log Q। अब Q क्या होगा मेरे पास, Q मेरे पास होगा, सपोज एक रिएक्शन जा रही है A टू A टू B B, राइट। तो उसके लिए हम Q कैसे लिखते थे, लेट्स सपोज K कैसे लिखते हैं, इक्विलिब्रियम के टाइम पे K कैसे लिखते हैं, जो प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन होता है वो B रेस टू उसके मोल्स अपॉन A रेस टू उसके मोल। तो Q भी वही चीज होती है, सेम K की जैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे, B अपॉन A रेस टू A, राइट। बट फर्क क्या होगा Q और K में, K हम यूज करेंगे जब बोला होगा क्वेश्चन में कि ये रिएक्शन जो भी होगी, राइट, हाइड्रोजन हाफ सेल की जो रिएक्शन होगी वो इक्विलिब्रियम पर है, तब हम K यूज करेंगे यहाँ पर, राइट। और जब नहीं बोला है तब हम Q यूज करेंगे। तो यहाँ पे तो नहीं बोला था इसलिए मैंने यहाँ पे Q यूज किया है। बताओ SHE मतलब हाइड्रोजन हाफ सेल का, बताओ मुझे कि Q क्या आने वाला है। तो उसकी रिएक्शन होती है मेरे पास 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स H2। अब H2 क्या है, मॉलिक्यूल है मेरे पास, गैस के फॉर्म में होने वाला है, और H प्लस एक आयन है तो हमेशा एक्वस फॉर्म में रहने वाला है, राइट, सही है बात। तो बताओ Q क्या होगा इसके लिए Q होता है H2 अपॉन H प्लस, राइट, यही होगा। लेकिन जब हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करेंगे, ठीक है, जब भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करेंगे तो हम गैस इंक्लूड नहीं करने वाले, तब हम क्या करेंगे, पहले मैं इसको यहां पे लिख देता हूं, राइट। तो H2 अपॉन H प्लस, राइट, ये तो आयन के फॉर्म में तो इसका कोई इशू नहीं है। अब जब भी गैस दिया होगा ना तब हम कॉन्सेंट्रेशन की जगह पे यूज करेंगे प्रेशर, राइट। तो Q इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम कैसे यूज करेंगे, प्रेशर ऑफ H2। ये बात क्लियर हो रही है हमें, राइट। तुम अगर H2 गैस यूज करोगे नो प्रॉब्लम, राइट, लेकिन उसका 1 मोलार ही यहाँ पे आने वाला है। क्यों, क्योंकि उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या है 1 मोलार, राइट। प्रेशर जो भी होगा H2 का वो स्टैंडर्ड बात कर रहे हैं हम, E नॉट की बात कर रहे हैं, मतलब उसका कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलार होगा, राइट। सो यहाँ पर क्या होगा, हम जब भी गैस की बात करेंगे तब हम प्रेशर लेंगे, क्लियर हो रही है बात। और जब भी आयंस होंगे वो तो आयंस के फॉर्म में ही रहने वाले हैं, ये बात क्लियर होनी चाहिए यार, ठीक है। तो यार बताओ यहाँ पे मैंने कॉन्सेंट्रेशन लिखा है तो ये मैं कट करूंगा और यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, प्रेशर ऑफ H2, ये बात क्लियर हो रही है। तो ये होगी मेरे पास फाइनल इक्वेशन, जीरो माइनस कुछ भी करो तो माइनस वाला टर्म बचने वाला है, राइट। और ये क्या गया मेरे पास E सेल, क्लियर हो रही है बात, ठीक है। नाउ वैल्यूज रखते हैं यार, PH2 क्या है 2, तो ऊपर आ जाएगा क्या 2, ये आ गया ऊपर 2, और नीचे क्या आएगा 1, तो नीचे 1। तो बताओ log 2 क्या होगा, log 2 कुछ होने वाला है 0.3, राइट। तो 0.3 मल्टीप्लाई होगा, आगे नेगेटिव साइन है तो वो तो नेगेटिव ही रहने वाला है। तो मेरा आंसर मुझे यही से मिल गया, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। मैं आगे चेक नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, तुम चेक करके देख सकते हो। चलो एक कर लेते हैं, तो यहाँ पे 2 आएगा, राइट, यहाँ पे H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन 2 है तो 2/2 1 हो जाएगा। log 1 क्या होता है 0, सो 0 एक नेगेटिव नंबर नहीं है, 0 क्या है, पॉजिटिव भी नहीं है नेगेटिव भी नहीं है। तो मुझे तो क्या चाहिए, रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव चाहिए,
राइट, तो सेकंड ऑप्शन नहीं होगा। वैसे तुम बाकी के भी चेक कर सकते हो। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। So here's the next question. Molar conductivity lambda m of aqueous solution of sodium stearate which behaves as a strong electrolyte is recorded as at a varying concentration C of sodium stearate. Which one of the following plots provide the correct representation of micelle formation in the solution? Critical micelle formation CMC is marked with an arrow in the figures. राइट, ये चार ग्राफ दिए हुए, ग्राफ कैसे बनाए हुए, अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन के, किसके, सोडियम स्टेरेट के। और सोडियम स्टेरेट मेरे पास क्या है, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। राइट, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए बताओ इक्वेशन क्या होती है। इक्वेशन होती है लैम्डा एम इक्वल्स टू लैम्डा नॉट एम माइनस ए रूट सी। राइट, ये होती है इक्वेशन कब, जब मेरे पास एक इलेक्ट्रोलाइट है और वो है स्ट्रॉन्ग। राइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा तब मैं ये इक्वेशन अप्लाई कर सकता हूं। अब ये ध्यान से देखो, ठीक है, तुम्हें अगर मैथ्स आता होगा ठीक ठाक तो भी तुम बता दोगे कि यार ये इक्वेशन लिखी हुई है क्या, y इक्वल्स टू mx प्लस सी। राइट, y इक्वल्स टू mx प्लस सी, एक स्ट्रेट लाइन लिखी हुई है, स्ट्रेट लाइन। और बताओ यहाँ पे m क्या है, m मेरे पास है माइनस ए। राइट, x क्या है मेरे पास, x एक्सिस पे क्या चीज लिखी है, अंडर रूट सी। y एक्सिस पे क्या लिखा हुआ है, लैम्डा m लिखा हुआ है। राइट, तो ये y हो गया, ये जो चीज है अंडर रूट सी, ये मेरे पास x हो गया, तो माइनस ए मेरे पास क्या होगा, स्लोप होगा m। राइट, तो मेरे पास इसका जो ग्राफ आएगा उसका स्लोप कैसा होने वाला है, नेगेटिव होगा। राइट, क्योंकि नेगेटिव ये बोला है, इसका मतलब लाइन कुछ आने वाली है इस तरीके से। राइट, नेगेटिव स्लोप होने वाला है। सो लेट्स सी यार, ये ऑप्शन में क्या है, लाइन ऊपर की साइड जा रही है। राइट, ऐसे जा रही है, तो इससे तो मैच नहीं हो रही, तो फर्स्ट ऑप्शन इज डेफिनेटली नॉट द आंसर। राइट, तो आंसर सी में से, डी में से या तो बी में से हो सकता है। राइट, क्योंकि इसमें नेगेटिव स्लोप वाली लाइन है। अब यार बात करते हैं प्रोपोर्शनलिटी की। अगर मैं कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा रहा हूं, राइट, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा रहा हूं, तो ये वाला जो टर्म है ये बढ़ने वाला है। राइट, कॉन्सेंट्रेशन में बढ़ा रहा हूं, सपोज ए की वैल्यू है 5 मेरे पास और अंडर रूट सी की वैल्यू पहले मेरे पास थी 1। राइट, नेगेटिव में आगे, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, -5। अगर मैं कॉन्सेंट्रेशन कर रहा हूं 2 तो क्या आ जाएगा, -10। राइट, तो जब भी मैं सी बढ़ाऊंगा तब अंडर रूट सी की वैल्यू जब भी मैं बढ़ाऊंगा, राइट, जब मैं सी बढ़ाऊंगा तो अंडर रूट सी की वैल्यू बढ़ेगी, और वो जब मल्टीप्लाई होगा तो ये वाले टर्म की वैल्यू बढ़ने वाली है, और ये वाले टर्म की वैल्यू बढ़ी मतलब इसमें से ज्यादा चीज सब्सट्रैक्ट हो रही है। ठीक है, सब्सट्रैक्ट हो रही है, तो इसकी वैल्यू कम होने वाली है। राइट, तो जितना सी बढ़ाओगे उतना ही तुम्हारे पास मोलार कंडक्टिविटी कम होने वाली है। क्लियर हो रही है बात? ठीक है, अब यार ग्राफ पे आते हैं, बी ऑप्शन देखते हैं। मैंने कॉन्सेंट्रेशन यहां तक तो हम पहुंच गए थे स्लोप के हेल्प से। अब जब मैं कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा रहा हूं तब तो मैंने क्या देखा कि जो मोलार कंडक्टिविटी है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। लेकिन यहां पर क्या है, यहां पर है कांस्टेंट। राइट, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। इस पे आते हैं, यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे हमने फाइंड कर दिया था स्लोप तक, राइट, सीएमसी तक। उसके बाद क्या हो रहा है, उसके बाद मोलार कंडक्टिविटी क्या होनी चाहिए, डिक्रीज, लेकिन यहाँ पे क्या हो रही है भाई, इंक्रीज हो रही है। पहले इतनी थी, फिर इतनी इंक्रीज हो रही है, तो ये भी ऑप्शन नहीं है, तो बचा कौन सा भाई, ये ऑप्शन हो गया। और सही बात है, सीएमसी के बाद क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। राइट, मोलार कंडक्टिविटी तुम कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओ तो क्या होगा, डिक्रीज होगा। राइट, ये लाइन कुछ ऐसे होने वाली है। राइट, क्लियर हो रही है बात? तो ये हमारा आंसर था। अब अच्छी बात ये है कि ये क्वेश्चन था जेई एडवांस का। राइट, जेई एडवांस 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगर तुम्हें ये इक्वेशन आती होती तो यार आराम से ये क्वेश्चन सॉल्व कर लाता। ठीक है, कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में। अब यहाँ पे तो क्या था, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट था। राइट, अगर मेरे पास वीक इलेक्ट्रोलाइट होता, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए मेरे पास ग्राफ आता है कुछ ऐसा, राइट, हाइपरबोला बोला जैसा। इसके लिए हम स्ट्रेट लाइन तो डिफाइन नहीं कर सकते, तो इसके लिए हम क्या डिफाइन करते हैं, इसके लिए हम अल्फा डिफाइन करते हैं। अल्फा होता है लैम्डा नॉट एम अपॉन लैम्डा एम। राइट, क्लियर हो रही है बात? ठीक है, अब ये जो चीज है ये हमें याद रखनी है यार। ठीक है, व्हाट इज अल्फा? अल्फा इज डिसोसिएशन कांस्टेंट, या तो बोल दो यार एसोसिएशन कांस्टेंट। ठीक है, अल्फा हमने सॉल्यूशन में भी पढ़ रखा है, बस वही चीज यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पे फॉर्मूला अलग हो जाएगा। वहां पे हम मोमेंट ऑफ फैक्टर में डिफाइन करते थे, यहाँ पे क्या होगा, लैम्डा नॉट एम अपॉन लैम्डा एम।
क्लियर हो रही है बात? ठीक है, अब यार मेरे पास एक रिएक्शन है, वो जा रही है फ्रॉम ए टू बी जा रही है, राइट। अब इसके लिए मैं के क्या लिखूंगा? इसके लिए मेरे पास के आएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, राइट। सपोज मैं ए का कॉन्सेंट्रेशन एज्यूम कर रहा हूं सी है, ये रिएक्शन हो गई, इनिशियल कंडीशन हो गई। इनिशियल कंडीशन में ए का कॉन्सेंट्रेशन है मेरे पास सी, और कंप्लीशन के बाद कुछ टाइम टी के बाद मेरे पास कम हो गया सी अल्फा, कम हो गया, राइट। भीम के पास 2250 लड्डू थे टुनटुन मौसी के, उसने सी अल्फा लड्डू खा लिए, तो बचेंगे कितने? सी माइनस सी अल्फा, है ना। इक्विलिब्रियम के टाइम पे सी माइनस सी अल्फा बचे होंगे, तो यहाँ पे सी अल्फा कम हुआ, ठीक है। भीम लड्डू खा रहा है, उसने सी अल्फा लड्डू खा लिए, राइट। तो सी अल्फा लड्डू कहाँ गए? पेट में। पेट कौन सा हमारा प्रोडक्ट है, तो ये आ गया सी अल्फा, तो यहाँ पे सी अल्फा चल ही रहा है। तो बताओ प्रोडक्ट क्या आ गया? बी का कॉन्सेंट्रेशन क्या आया? वो आ गया सी अल्फा, राइट। और ए का क्या आ गया? ए का आया सी माइनस सी अल्फा, यही तो आया। अब अल्फा को यार इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो तो तुम्हें एक और इक्वेशन मिल जाएगी, राइट। वो मैं तुम पे छोड़ता हूँ यार, ठीक है। तो अल्फा को इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो तो वहां से तुम्हें एक और इक्वेशन मिल जाएगी, ठीक है। सी से सी कट हो जाएगा तो अल्फा अपन 1 माइनस अल्फा बचने वाला। अब यहाँ पर अगर होता ए बी प्लस सी, तब क्या होता है? यहाँ पे सी अल्फा और ऐड कर देते हम, ठीक है। तो तब हो जाता सी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, राइट। So is the next question. The resistance of 0.01 molar CH3COOH solution is found to be 2220 ohm when measured in a cell of cell constant 0.366 centimeter inverse. Given that lambda naught m of H plus and lambda m of CH3COO minus is 349.1 and 40.9 Siemens centimeter square mole inverse. Calculate alpha and K. Right? तो मुझे क्या दिया? रेजिस्टेंस ऑफ 0.01 मोलार CH3COOH सॉल्यूशन, और मुझे यहाँ पे मोलार कंडक्टिविटी की बात की है, राइट। इनफाइनाइट टाइम मोलार कंडक्टिविटी। तो कहीं ना कहीं दिमाग में ये वीक इलेक्ट्रोलाइट का क्वेश्चन है, राइट। तो ये स्ट्राइक होना चाहिए कि हम इसको ये इक्वेशन से नहीं कर सकते। लैम्बडा इक्वल्स टू लैम्बडा एम नॉट माइनस ए रूट सी, ये इक्वेशन यहाँ पर वैलिड नहीं होगी। ये किसके लिए वैलिड थी? सिर्फ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। मुझे निकालना क्या है? अल्फा। अब अल्फा की इक्वेशन होती है फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट इन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, क्या? लैम्बडा नॉट एम अपॉन लैम्बडा एम। अब अल्फा क्या है? अल्फा इज द डिसोसिएशन कांस्टेंट, राइट। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है? लैम्बडा नॉट एम अपॉन लैम्बडा एम। अब मुझे ये फाइंड करने को बोला है तो मुझे ये भी चाहिए और ये भी चाहिए। अब ये कहाँ से आएगा? तुम्हें यार कुछ रोज पता होगा, उसने क्या बोला था? तुम्हारे पास जो भी सब्सटेंस है उसे तुम इनफाइनाइट टाइम्स अगर डाइल्यूट करते हो तो उसकी जो मोलार कंडक्टिविटी उस सब्सटेंस की वो इंडिविजुअल कंपोनेंट के सम के इक्वल होगा। मतलब अगर मैं बात करता हूँ लैम्बडा नॉट ऑफ CH3COOH तो वो क्या आएगा? लैम्बडा नॉट ऑफ CH3COO माइनस प्लस लैम्बडा नॉट ऑफ H प्लस। ये बात क्लियर हो रही है? यही तो था कुछ रोज लॉ, क्या? जो भी सब्सटेंस है उसको तुम इनफाइनाइट टाइम्स डाइल्यूट करते हो तो उसकी मोलार कंडक्टिविटी क्या होगी? लैम्बडा नॉट है, राइट। तो लैम्बडा नॉट ऑफ CH3COOH क्या हो जाएगी? लॉ के हिसाब से उसके इंडिविजुअल कंपोनेंट, जब भी मैं उसको आयंस के फॉर्म में ब्रेक करूंगा, ठीक है, सॉल्यूशन में मिक्स करूंगा, तब उसके आयंस के फॉर्म में ब्रेक होने वाला है तो उनकी मोलार कंडक्टिविटी का सम होगा, राइट। अगर मैं बोलूँ लैम्बडा नॉट ऑफ NaCl तो क्या होगा? लैम्बडा नॉट ऑफ Na प्लस प्लस लैम्बडा नॉट ऑफ Cl माइनस, राइट। तो ये लॉ था कुछ रोज का। बताओ ये क्या दिया हुआ है मुझे? ये मुझे दिया हुआ है 40.9, राइट। तो 40.9 डाल दूंगा प्लस 349.1, ये क्या गया मेरे पास? लैम्बडा नॉट ऑफ CH3COOH। तो मेरे पास ऊपर वाली चीज आ गई है। नीचे वाली चीज निकालने के लिए मैं क्या करूंगा? लैम्बडा m इक्वल्स टू क्या होता है? K इंटू 1000 डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन, राइट। कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया है मुझे? कॉन्सेंट्रेशन मुझे दिया है 0.01, तो मैं नीचे रख दूंगा 0.01 इंटू 1000। मेरे पास चल ही रहा है। क्या मेरे पास K है? K भी मेरे पास नहीं है, राइट। क्वेश्चन में देखो यार K नहीं दिया हो लेकिन मेरे को सेल कांस्टेंट दिया है, तो मेरे दिमाग में आना चाहिए कि K मेरे पास क्या होगा? G स्टार होता है। G क्या होता है मेरे पास? 1/R, राइट। तो मेरे पास क्या है? ये चीज है और मेरे पास रेजिस्टेंस भी है। तो बताओ क्या आ जाएगा? 1.2220, R की जगह पे ये रख दूंगा, और सेल कांस्टेंट मतलब G स्टार कितना दिया है? 0.366, तो यहाँ पे मैं कर दूंगा 0.366, राइट। जब फिर इसको हम यहाँ पे रख देते हैं, क्या आएगा? 1/2220 इंटू 0.366, ये मेरे पास लैम्बडा m आ गया। अरे तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे पास कुछ आ जाएगा, ये
16.4 सेम इन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स के इक्वल, राइट। तो इसको मैं यहाँ पे रख दूंगा, क्या आएगा नीचे 16.4, राइट। और लैम्बडा नॉट एम क्या है मेरे पास, ये रहा, ठीक है, ये बोल दिया तो लैम्बडा नॉट एम क्या आएगा मेरे पास, तब इसको प्लस करूंगा तो ये कुछ आ जाएगा 390 सेम इन सेंटीमीटर इनवर्स, राइट। तो उसको मैं यहाँ पे रख दूंगा तो 390 ऊपर आ जाएगा, तो ये कुछ आएगा 0.042 के इक्वल, राइट। 0.042 के इक्वल आएगा अल्फा। बताओ अब क्या निकालना है हमें, अल्फा हमारा निकाल दिया, अब निकालना है के, राइट। शायद तुम्हें RIC मेथड पता होगी, RIC में हम क्या कहते थे, ए अगर जा रहा है B प्लस सी में और ये इनिशियल रिएक्शन होगी, ठीक है, रिएक्शन होगी। इनिशियल कंडीशन क्या है मेरे पास, इनिशियल कंडीशन ए में मान रहा हूँ C कॉन्सेंट्रेशन है, राइट, और B जो है मेरे पास, B मेरे पास 0 है, C भी मेरे पास 0 है, ठीक है। टुनटुन मौसी ने C लड्डू बनाए, भीम ने खा लिए कुछ C अल्फा खा लिए, राइट। तो कंप्लीशन के बाद, खाने के बाद कितने खा लिए उसने, C अल्फा खा लिए, तो पेट में कितने गए, पेट में गए C अल्फा गए होंगे, राइट। लेकिन टोकरी में से C अल्फा कम हो गए होंगे, तो बताओ टोकरी में बचे कितने, पहले C थे, C अल्फा खा गया भीम, तो बचे कितने C माइनस C अल्फा। यहाँ पे कितना बच गया C अल्फा और यहाँ पे भी C अल्फा, ये इक्विलिब्रियम के टाइम पे, राइट। क्लियर हो रही है बात। अब अगर मैं तुमसे पूछूं Ka क्या आएगा, तो बताओ Ka क्या आएगा। K हम क्या लिखते हैं, प्रोडक्ट या तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स का कॉन्सेंट्रेशन, राइट। इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या है, कॉन्सेंट्रेशन होगा इसका B इंटू सी अपॉन क्या आता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो ये हो गया A। बताओ B का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, C अल्फा इंटू C अल्फा अपॉन क्या आएगा मेरे पास, A का कॉन्सेंट्रेशन, A का कॉन्सेंट्रेशन कितना है इक्विलिब्रियम के टाइम पे, C माइनस C अल्फा, C कॉमन आ जाएगा, तो C 1 माइनस अल्फा, C से C कट, तो C अल्फा स्क्वायर ऊपर अपॉन 1 माइनस अल्फा, ये आ गया मेरे पास Ka, राइट। तो अल्फा की वैल्यू मैं इसमें डाल दूंगा, और कॉन्सेंट्रेशन कितना है मेरे पास, कॉन्सेंट्रेशन मेरे पास 0.01, राइट। तो एक बात देखो, ये चीज कब लगेगी, जब वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा, लेकिन उसमें भी अगर तुम और सिंप्लीफाई करना चाहो, राइट, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो अल्फा जो है वो बहुत कम आता है, तो मैं नीचे वाला टर्म नेग्लेक्ट कर देता हूँ, तो बचा क्या मेरे पास Ka इक्वल्स टू C अल्फा स्क्वायर, राइट। अब अल्फा की जगह पे मैं ये चीज डाल रहा हूँ और कॉन्सेंट्रेशन मेरे पास 0.01 है, राइट, ये रहा। अल्फा की जगह पे मैं ये डाल रहा हूँ, ओके। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये कुछ आएगा 1.78 इंटू 10⁻⁻5 के आसपास आने वाला है, राइट। क्लियर हो रही है बात, ठीक है, करके देख भी सकते हो यार। इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, 40 होता है 1600, तो 1600 से कुछ ज्यादा होगा, राइट। तो Ka की वैल्यू ये आ गई और अल्फा की वैल्यू मेरे पास 0.042, राइट। तो ऑप्शन देखते हैं यार, एक ही ऑप्शन मैच हो रहा था, राइट। हम अल्फा की वैल्यू पे ही आंसर निकाल सकते थे, तो मैंने तुम्हें बता दिया यार Ka कैसे निकलेगा। तो ये इक्वेशन हमें याद रखनी है, ठीक है, ये वाली और ये वाली कहाँ से आई वो याद रखो तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि हर बार ये आने की पॉसिबिलिटी नहीं होती। यहाँ पे अगर B प्लस C प्लस डी आ गया तो तब प्रॉब्लम हो सकती है, तब यहाँ पे आता C क्यूब इंटू अल्फा क्यूब, राइट। तो नीचे जनरली यही आएगा, ठीक है, तो ये याद रख लो, नो प्रॉब्लम। फिर वहां से तुम्हें अल्फा की वैल्यू भी याद रखना है, ठीक है, अल्फा की जो भी फॉर्मूला है वो भी याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। So here's the next question. A solution of CuSO4 is electrolyzed for 10 minutes with a current of 1.5 amperes. What is the mass of copper deposited at the cathode? Molar mass of Cu यानी copper is 63.5 ग्राम पर मोल, राइट। तो मुझे निकालना क्या है, कैथोड और एनोड दो होते हैं मेरे पास सेल में, राइट। तो कैथोड पे कॉपर का कितना मास डिपॉजिट होने वाला है वो मुझे निकालना है। कब, जब मेरे पास करंट है 1.5 एम्पियर्स, राइट, और कितने टाइम के लिए मैंने करंट पास किया है, 10 मिनट्स के लिए, राइट। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन होंगे तो हम जाएंगे चार्ज पे, ठीक है, चार्ज मतलब फेराडे, ठीक है। तो पहली चीज हम देखेंगे कि कितना चार्ज फ्लो हुआ है, राइट। ये अप्रोच हमें याद रखनी है, कैसे ऐसे क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो चार्ज क्या होता है, I इंटू टी, बताओ I कितना है 1.5 एम्पियर्स, टाइम क्या हो गया 10 मिनट्स है, तो मैं सेकंड में कन्वर्ट कर दूंगा तो इंटू 60 कर दूंगा, राइट। बताओ ये कितना आ गया, ये कुछ आ गया 900 कूलम के इक्वल। इतनी बात क्लियर हो रही है, राइट। अब देखो रिएक्शन क्या हो सकती है, अगर मेरे पास सॉल्यूशन है CuSO4 और कैथोड पे मेरे को फाइंड करनी है कि रिएक्शन कौन सी होगी, तो दो रिएक्शन की पॉसिबिलिटीज है, Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Cu, या तो फिर Cu गिव्स Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, राइट। या तो ऑक्सीडेशन होगा,
ये ऑक्सीडेशन वाला केस है, इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है इसलिए प्रोडक्ट की साइड है, और ये इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है इसलिए रिएक्टेंट की साइड है। तो ये रिडक्शन हो रहा है, ये ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब तुम मुझे ये बताओ कैथोड पे क्या होता है। कैथोड पे मैंने तुम्हें बताया है कि कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होगा, राइट। सो ये रिएक्शन हमें इस क्वेश्चन में हेल्प करने वाली है, ये रिएक्शन किसी काम की नहीं है, राइट। क्लियर हो रही है बात, ठीक है। तो कैथोड के लिए हमें ये रिएक्शन चाहिए होगी। अब बताओ Cu2+ है, उसे चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब अगर एक Cu2+ का मेरे पास एटॉम है तो उसको स्टेबल होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, राइट। उसे ग्राउंड स्टेट में आने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब मुझे बताओ कि अगर मेरे पास 1 मोल Cu2+ है तो उसको कितने मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे। एक एटॉम को चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन, राइट। एक एटॉम को चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन। बताओ 1 मोल Cu2+ एटॉम है, उसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे। 1 मोल में कितने एटॉम्स होते हैं, 6.022 इंटू 10⁻23 एटॉम्स होते हैं मेरे पास, राइट। तो इसको मैं कुछ x बोल देता हूँ कि कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे, तो मैं इसको और इसको मल्टीप्लाई करूंगा, राइट, यूनिटरी मेथड। इसको और इसको मल्टीप्लाई, अब ऊपर जो है वो नीचे आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा ये 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स मुझे चाहिए होंगे। अब ये क्या लिखा हुआ है, ये चीज मेरे पास क्या होती है, ये चीज मेरे पास होती है 1 मोल इंटू 2 है, तो मुझे कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे, 2 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे अगर मुझे Cu2+ के 1 मोल को कन्वर्ट करना है Cu के अंदर। इतनी बात क्लियर हो रही है हमें, ठीक है। तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन मुझे चाहिए होंगे Cu2+ से Cu कन्वर्ट करने के लिए, राइट। अब 2 मोल इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होगा। अब हमें पता है 1 मोल इलेक्ट्रॉन है तो उसमें चार्ज कितना होता है, 1 फेराडे। 1 फेराडे को अगर मैं कूलम में लिखूं तो कितना आएगा, वो आने वाला है मेरे पास 96500 कूलम, राइट। मतलब 1 मोल इलेक्ट्रॉन है, राइट, एक थैली है उसमें 1 मोल इलेक्ट्रॉन है, मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स है, तो उसके अंदर इतना चार्ज होने वाला है, राइट। मेरे पास कितने हैं भाई, 2 मोल इलेक्ट्रॉन है, तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होगा, तो 2 इंटू फेराडे कितना हो गया, ये क्या होता है 9650, मतलब फेराडे होता है, ठीक है, किसी को पता ना हो तो 2 इंटू 9650 इतना चार्ज मुझे चाहिए होगा अगर मुझे Cu2+ को कन्वर्ट करना है Cu के अंदर, राइट। अब मुझे क्या फाइंड करना है, मास ऑफ कॉपर डिपॉजिट, राइट। मुझे कितना चार्ज चाहिए वो मुझे फाइंड नहीं करना है। अगर क्वेश्चन में ये पूछा होता कि मुझे कितना चार्ज चाहिए होगा कि Cu2+ Cu में कन्वर्ट हो जाए, राइट, तब मेरा आंसर ये होता, राइट, 2 फेराडे। लेकिन मुझे पूछा है कितना मास कॉपर का डिपॉजिट होने वाला है, राइट। तो अब देखो अगर मैं देता हूं 2 मोल इलेक्ट्रॉन, राइट, 2 मोल इलेक्ट्रॉन अगर का चार्ज मैं पास करता हूं, इसका मतलब क्या है, 2 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज मैं पास कर रहा हूं, मतलब 2 फेराडे। 1 मोल में 1 फेराडे होता है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन में चार्ज कितना होता है, 1 फेराडे जितना, तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन में कितना होगा, 2 फेराडे जितना, ठीक है। तो 2 फेराडे चार्ज जब मैं पास कर रहा हूं तब डिपॉजिट कितना होता है, तब डिपॉजिट होता है 63.5 ग्राम, राइट, क्योंकि एक एटॉम को चाहिए, 1 मोल को कितने चाहिए थे, 1 मोल को चाहिए थे 2 इलेक्ट्रॉन, राइट। 1 मोल में कितने होते हैं, कितना ग्राम होगा कॉपर का, 63.5 ग्राम, क्योंकि वो उसका मोलार मास है। क्लियर हो रही है बात। तो बताओ कि मैंने कितना चार्ज पास किया, मैंने इतना चार्ज पास थोड़ी किया, मैंने तो सिर्फ 900 कूलम पास किया था। तो बताओ अगर 2 फेराडे में इतना पास हो रहा है तो 900 में कितना होगा, राइट। तो 900 इंटू 63.5, इसको कुछ y लेते हैं, राइट, डिवाइडेड बाय 2 इंटू 96500, राइट, क्योंकि फेराडे क्या है 96500, राइट। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तब हमारे पास कुछ आंसर आ जाएगा 0.296 ग्राम। तुम सॉल्व करके देख सकते हो, राइट। तो ऑप्शन कौन सा मैच हो रहा है, ये वाला, राइट। अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये जेई में नहीं आया होगा, जेई में क्या आया था, वो इससे भी इजी आया था, क्या, कि बताओ कितना चार्ज मुझे चाहिए होगा कि मुझे 1 मोल Cu2+ Cu में कन्वर्ट हो जाए, राइट। तो 1 मोल को कन्वर्ट करने के लिए हमें कितना चाहिए था, ये, तो ये हमारा आंसर होता तब, राइट। तो जेई में तो यार इससे भी इजी क्वेश्चन आया था, लेकिन बाई चांस तुम्हें पूछ ले कि मास कितना हो रहा है तो मैंने तुम्हें वो भी करा दिया, राइट, राइट। सो अगर तुम्हें पूछ ले कि कितना चार्ज चाहिए होगा कि 1 मोल Cu2+ कॉपर में कन्वर्ट हो जाए, तो तुम्हें क्या देखना है, बस इलेक्ट्रॉन देखना है, जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसको फेराडे से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 2 इंटू फेराडे मल्टीप्लाई कर दिया, राइट। तो मेरे पास
ये आने वाला है, राइट। फेराडे की वैल्यू तुम्हें पता होनी चाहिए 965000। अगर यहीं पे बोलता है Na प्लस है प्लस इलेक्ट्रॉन है गिव्स Na जा रहा है, राइट। तो कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, एक इलेक्ट्रॉन। तो कितना चार्ज चाहिए होगा, एक मोल Na प्लस को Na में कन्वर्ट करने के लिए, तो चाहिए होगा 1 फेराडे। अब Al प्लस 3 होता तो Al प्लस 3 को अगर मुझे कन्वर्ट करना है Al में, राइट, तो 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। 3 इलेक्ट्रॉन मतलब 3f जितना चार्ज मुझे पास करना पड़ता। ये बात क्लियर हो रही है, राइट। तो जितने इलेक्ट्रॉन उतना उसे फेराडे से मल्टीप्लाई कर दो तो तुम्हें आंसर मिल जाएगा, राइट। अगर मास पूछे तो आगे की अप्रोच ये है कि 2f होगा, ठीक है। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन थे तो 2f क्या करेगा, उसका मोलार मास जितना डिपॉजिट करेगा, तो जितनी चार्ज तुम पास कर रहे हो वो कितना करेगा, बस सिंपल यूनिटरी मेथड है, राइट। So here we are ending our discussion for the chapter electrochemistry. If this video has helped you clear your concept and if you feel more confident for JEE Mains 2020, then do subscribe our channel and hit the bell icon for daily updates from Revolution Beyond Education. Till then, see ya, have a good day.